बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोलेकुलर वेलोसिटीज़ इन गैसेस। देन हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ इन गैस मॉलिक्यूल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। ही वाज ए स्कॉटिश फिजिस्ट एंड दिस लॉ वाज रिफाइंड बाय लडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। 1860 में ये लॉ प्रपोज किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी सपोज देयर आर सम मॉलिक्यूल्स which are moving between a specific velocity range c and c plus dc। इसको थोड़ा सा हम इलाबोरेट यहीं पे कर लेते हैं। सपोज सम गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग with velocity range between c and c plus dc. The number of molecule having this velocity range remains constant at constant temperature। इस बात को हम बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। At particular temperature, it means at constant temperature, the fraction of gas molecule having particular velocity range remains constant. Suppose there are some molecule, let's suppose their number is 50. Suppose 50 molecule ऐसे हैं that are moving between this velocity range. Then ये जो अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो ये तादाद कांस्टेंट ही रहेगी। इसको लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। सपोज ये वेलोसिटी जो c है इट इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड dc इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। देन c प्लस dc इज 100.1। अब जितने मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी रेंज में मूव कर रहे हैं उनकी तादाद कांस्टेंट रहेगी जब तक आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो यही बात हम यहां पर भी लिख देते हैं। सपोज ये जो हमने कहा है कि जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c और c प्लस dc के दरमियान है इनकी तादाद कांस्टेंट रहेगी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सपोज वेलोसिटी c इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड एंड dc इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। देन c प्लस dc इज 100.1 मीटर पर सेकेंड। Then according to this law, this law means Boltzmann law, the number of gas molecules having velocity between 100 and 100.1 remains constant at constant temperature। This is the sum and substance of मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। आगे इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन 100 and 100.1 मीटर पर सेकेंड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हमने अब सपोज किया है कि अगर कुछ मॉलिक्यूल 100 और 100.1 मीटर पर सेकंड के दरमियान वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनकी तादाद उस वक्त तक कांस्टेंट रहेगी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नो
According to Maxwell law, distribution of velocity of gas molecule depends on temperature and molar mass. अब इस लॉ को डिस्कस करने के लिए, इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। पहली बात कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ड्यूरिंग ऑब्जर्व्ड प्रोसेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पहली बात तो ये है, जब आप मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस दौरान नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल शुड रिमेन कांस्टेंट। दूसरी बात, द टोटल एनर्जी ऑफ गैस सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑब्जर्व्ड प्रोसेस। तीसरी बात, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑब्जर्व्ड प्रोसेस। एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है, वैसे तो एक गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। सपोज आपके पास ऑक्सीजन का सैंपल है, तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, लेकिन डिस्टिंग्विशेबल होने का मतलब ये है कि हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा मॉलिक्यूल इस वक्त किस एनर्जी लेवल में है। लाइक एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो टीचर को अगर उनके नाम का नहीं भी पता, तो भी टीचर को उन्हें डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ बैठा है। इवन नेम इज नॉट नोन, इवन देन वी कैन डिफरेंशिएट पीपल। आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, उनके आपको नाम नहीं पता होते, आपने उन्हें ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा होता है, इवन देन आप उन्हें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ को की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल किस एनर्जी लेवल में है। यानी अगर एक मॉलिक्यूल मूव करता हुआ सैंपल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है, वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट। अगली बात, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं हम लगा सकते अगर हमने मैक्सवेल लॉ को की वैलिडिटी को कंफर्म करना है। गैस मॉलिक्यूल में बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल। आप बाउंड नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल में होगा, उसमें नहीं होगा। जिस तरह क्लास में टीचर फ्री हैंड दे दे कि स्टूडेंट जिस चेयर पर चाहे बैठ जाए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। किसी को गर्मी ज़्यादा लग रही है, वो फैन के नीचे बैठ जाए, किसी को ठंड महसूस हो रही है, वो फैन से दूर बैठ जाए, कोई खिड़की के करीब बैठना चाहता है, कोई फर्स्ट रो में बैठना चाहता है, कोई बैक बेंच पे बैठना चाहता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अब ये देखें, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है, E1, E2, E3, E4, E5, E6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनर्जी लेवल E1 इज N1। E1 लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद है N1। E2 लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद है N2। E3 लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद N3। E4 लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद N4। E5 लेवल में मॉलिक्यूल, यानी जिस लेवल में एनर्जी E5 है उसमें मॉलिक्यूल की तादाद है N5। और जिस एनर्जी लेवल में एनर्जी E6 है, जिस लेवल की एनर्जी E6 है उसकी तादाद है, उसमें मॉलिक्यूल की तादाद है N6। अब ये N1, N2, N3 ये कोई भी तादाद हो सकती है, बट टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल शुड रिमेन कांस्टेंट एंड देयर मे बी एनी मॉलिक्यूल इन एनी एनर्जी लेवल, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। कोई मॉलिक्यूल किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है, हम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे अगर हमने इस लॉ की वैलिडिटी को डिस्कस करना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा मॉलिक्यूल किस एनर्जी लेवल में है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल having velocity in the range of c and c plus dc, इन मॉलिक्यूल की तादाद को हम dn कहेंगे। जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c और c प्लस dc के दरमियान है, इस रेंज में जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है उनकी तादाद को हम dn से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे हमने पहले कहा कि हम सपोज कर लें c इज 100 मीटर पर सेकेंड and dc is 0.1 meter per second, then c plus dc is 100.1 meter per second। अब ये जो वेलोसिटी रेंज है बिटवीन c एंड c प्लस dc, ये रेंज बनेगी बिटवीन 100 एंड 100.1। इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल हैं उनकी तादाद को हम dn से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस नंबर विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो असल
बात मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन dn विल रिमेन कांस्टेंट, dn remains constant at constant temperature। इस फिनोमिना को कहते हैं स्टेडी स्टेट। अब ये मॉलिक्यूल की तादाद कांस्टेंट है लेकिन मॉलिक्यूल कांस्टेंट नहीं है। यानी लेट सपोज ये जो dn है ये 50 है, हम कहते हैं ये 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अगर ये गैस का सैंपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसमें 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 100 से 100.1 मीटर पर सेकंड की रेंज में है। तो जब तक टेम्परेचर 50 पे कांस्टेंट रहेगा ये तादाद भी 50 रहेगी। लेकिन अब जरूरी नहीं कि जो मॉलिक्यूल शुरू में इस रेंज में थे बाद में भी वही मॉलिक्यूल इस रेंज में हों, क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। हो सकता है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी स्टार्ट में 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 20 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 50 हो जाए, फिर 100 हो जाए, फिर 1000 हो जाए। तो जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस रेंज में है उनकी तादाद कांस्टेंट है। जरूरी नहीं कि ये मॉलिक्यूल भी वही हों जो शुरू में थे। यानी सपोज कर लें एक क्लास में एक साल में 10 स्टूडेंट की ए ग्रेड आ गए, अगले साल फिर 10 स्टूडेंट के ए ग्रेड आ गए, उससे अगले साल फिर 10 स्टूडेंट के ए ग्रेड आ गए। अब ए ग्रेड हर दफा ये तादाद 10 की है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिन स्टूडेंट के पहले साल ए ग्रेड आए अगली दफा भी वही 10 स्टूडेंट ए ग्रेड में हों और अगली दफा भी वही 10 स्टूडेंट ए ग्रेड में हों एंड सो ऑन। देखिए आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, 2020 वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप किसी एक ही टीम ने जीतना है, तो ये वर्ल्ड कप जब भी होगा एक ही टीम विनर होगी, लेकिन वो टीम जरूरी नहीं कि वही हो जो पहली दफा वर्ल्ड कप जीती थी। T20 का फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, सेकंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। अब टीम एक ही है, लेकिन कभी वो टीम इंडिया है, कभी वो पाकिस्तान है, नेक्स्ट टाइम वो टीम श्रीलंका है, नेक्स्ट टाइम वो टीम वेस्ट इंडीज है एंड सो ऑन। तो देयर इज ओनली वन विनर इन द मैच, देयर इज ओनली सिंगल विनर इन द टूर्नामेंट, बट नंबर इज कांस्टेंट, द टीम इज नॉट कांस्टेंट। अब ये गारंटी नहीं है कि जो टीम पहले साल वर्ल्ड कप जीती थी हर साल उसी ने जीतना है। सिमिलरली हम कहते हैं कि जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक स्पेसिफिक रेंज में है उनकी तादाद कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगी। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते उन मॉलिक्यूल की तादाद उतनी ही रहेगी, लेकिन ये मॉलिक्यूल चेंज होते रहेंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं स्टेडी स्टेट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। In this phenomena, number of molecules facing increase in velocity is equal to those facing decrease in velocity by same amount। जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज हुई या जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिक्रीज हुई उनकी तादाद कांस्टेंट है। यानी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन स्पेसिफिक वेलोसिटी रेंज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ये मॉलिक्यूल सेम नहीं है। वी कैन से the number of gas molecule having velocity in the range of c and c plus dc remains constant at constant temperature। now the fraction of gas molecule, अब हमने कहा number of gas molecule having velocity between this range is dn and the fraction of gas molecule having velocity in the range of c and c plus dc is equal to dn plus n। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पार्ट डिवाइडेड बाई होल। सपोज एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50, उसमें 20 बॉयज हैं 30 गर्ल्स हैं। तो बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज 20, नंबर ऑफ गर्ल्स 30। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितनी है तो आप कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इज 20/50 एंड फ्रैक्शन ऑफ गर्ल इज 30/50। तो जिसका नंबर ज्यादा है उसकी फ्रैक्शन भी ज्यादा है। बॉयज की तादाद अगर कम है उनकी फ्रैक्शन भी कम है, और गर्ल्स की तादाद अगर ज्यादा है उनकी फ्रैक्शन भी ज्यादा है। Now the fraction of gas molecule having velocity in the range of c and c plus dc is dn divided by n।
dn is number of molecule having velocity in this range, and n is total number of molecule, and mathematically it will be equal to f of cx into dcx. f of cx का मतलब है कि दिस नंबर इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और हम इस वक्त ले रहे हैं वेलोसिटी along x एक्सिस. cx इज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स along x एक्सिस. वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मॉलिक्यूल जब किसी भी स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करता है, उस वेक्टर को आप along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस रिजॉल्व कर सकते हैं. तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x एक्सिस इज कॉल्ड cx. दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having velocity in the range, in this range, is function of velocity along x-axis. Mathematically, this fraction, ये dn over n is fraction of molecule having velocity in the specific range, और वो range हमने कही थी c, the range between c and c plus dc. It is mathematically written like this. f of cx का मतलब है it is function of velocity along x axis, and this is, अब ये यहां से हम स्टार्ट लेंगे और यहां से हम, ये एक्चुअली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इनिशियल फॉर्म है, इसको हम फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दिस fraction of molecule having velocity in a specific range is equal to E having exponent capital E over kT. This E is energy of molecule, T is temperature, and K is Boltzmann constant. ये K और T constant है. K is universal constant and temperature को हमने इस वक्त constant रखा हुआ है, and it is divided by integral of this number between minus infinite to infinite. चूंकि गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने इस टर्म को माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक इंटीग्रेट करना है. दिस पार्ट गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी. Here cx is velocity of gas molecule along x-axis, or we can say it is component of velocity along x-axis. अब हमने चूंकि कहा है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर, दिस रिप्रेजेंट, ये जो न्यूमिरेटर है ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इस फ्रैक्शन को जब आपने इंटीग्रेट कर लिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टी तक, तो ये होल बन गया, और इस रेशो को कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक रेंज. Now equation 1 can be written like this. इसमें ये देखें E रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². अब नेक्स्ट हम जब इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, हम कांस्टेंट पैरामीटर को ग्रीन कलर में लिखेंगे और वेरिएबल्स को ब्लू में लिखेंगे. ये कोशिश करेंगे कि ये कलर से ही आपको पता चल जाए कि ये पैरामीटर कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है. अब मास कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल. अब चूंकि वेलोसिटी वेरिएबल है इसलिए एनर्जी भी वेरिएबल है, तो एनर्जी की वैल्यू ऑफ पुट करेंगे हाफ mv², और v वेलोसिटी है. हम गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस ले रहे हैं cx, तो यहां पर हम v² की जगह लिखेंगे cx². The velocity of gas molecule along x-axis is represented by cx. Then we can write
एनर्जी इक्वल टू हाफ एम सी एक्स स्क्र, या आप इसको लिखेंगे एम सी एस स्क्र ओवर 2। तो आप इक्वेशन 1 में एनर्जी की जगह एम सी एक्स स्क्र ओवर 2 पुट करेंगे। इसमें m और 2 कांस्टेंट है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये वेरिएबल है। तो एनर्जी की जगह इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर आप एम सी एक्स स्क्र ओवर 2 और यहां भी यही वैल्यू पुट करेंगे। देन इक्वेशन 1 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये वेलोसिटी वेरिएबल है, तो पहले तो आप इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिखें, देन आप E की वैल्यू पुट कर दें। नाउ पुट वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1। अब E की ये वैल्यू जब आपने इक्वेशन 1 में पुट की तो आपके पास इक्वेशन 1 इस फॉर्म में आ गई। अब ये बन गई इक्वेशन 2। एनर्जी की वैल्यू आपने पुट कर दी एम सी एक्स स्क्र ओवर 2, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब हमने चूंकि कहा था कि हम कांस्टेंट फंक्शंस को, कांस्टेंट पैरामीटर को ग्रीन कलर में लिखेंगे। मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो फिर इसको भी कांस्टेंट ही समझा जाएगा। वैसे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल having velocity in a specific range will remain constant, इसलिए अब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में ये इंटेग्रल फंक्शन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको आपने अगली बात को जरा तवज्जो से सुनना है। इन इक्वेशन 2, बल्कि यूं लिखना चाहिए, इन डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास इंटेग्रल ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का इंटेग्रल बिटवीन माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। क्योंकि हमने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक किसी भी रेंज में हो सकती है। गैस मॉलिक्यूल मे हैव एनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो जितनी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी माइनस इन्फिनिट से जीरो की रेंज में है, उतना ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो से इन्फिनिट की रेंज में है। तो हम इसको अगर फ्रैक्शनेट कर लें, क्योंकि हमने रेंज लेनी है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन माइनस इन्फिनिट टू जीरो इज सेम एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन जीरो टू इन्फिनिट। इसलिए हमने इस इक्वेशन को इस दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एज नंबर ऑफ molecules having velocity between minus infinite and zero is equal to the number of molecule having velocity between 0 and infinite, equal to number of molecules having velocity between 0 and infinite। ये माइनस इन्फिनिट, इसको जरा नुमाया करके लिखते हैं। Therefore, in denominator of equation 2 we can write like this।
अब माइनस इन्फिनिट से जीरो तक जितने मालिक्यूल की वेलोसिटी है उतने ही मालिक्यूल की वेलोसिटी जीरो से इन्फिनिट की रेंज में है। द नंबर ऑफ मालिक्यूल बिटवीन दिस वेलोसिटी रेंज। अब चूंकि मालिक्यूल की वेलोसिटी सेम है, देयरफॉर माइनस इन्फिनिट टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिट प्लस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी जीरो टू इन्फिनिट। चूंकि जितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी माइनस इन्फिनिट से जीरो के दरमियान है उतने ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो से इन्फिनिट के दरमियान है। तो क्यों ना हम इसको इस फॉर्म की बजाय इस फॉर्म में लिख लें। ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, it is same as that written along right hand side. अब आप यूं कर लें कि ये जीरो टू इन्फिनिट प्लस इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिट ऑफ दिस वैल्यू, तो क्यों ना इन दोनों को एड अप करके हम इस तरह कर लें, टू इंटू जीरो टू इन्फिनिट इंटू दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू का आपने इंटेग्रल लेना है। देखिए दिस प्लस दिस इट इज इक्वल टू टू इंटू दिस। अब आप इक्वेशन टू के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट करें, जहां पर हमारे पास पहले था इंटेग्रल बिटवीन माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, और आपने इंटीग्रेट करना है ई पावर माइनस एम सी एक्स स्क्वायर ओवर टू के टी को। अब आप जीरो से इन्फिनिट तक की रेंज लेंगे और इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इन डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन टू हमारे पास पहले लिखा हुआ था इंटेग्रल ऑफ ई पावर माइनस दिस वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। अब हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन जीरो टू इन्फिनिट, लेकिन इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ इक्वेशन टू विल बिकम एज दिस वन। अब ये बन गई इक्वेशन थ्री। अब इसमें आप एक काम और करें, m कांस्टेंट है, 2kt कांस्टेंट है, इन चार कांस्टेंट की जगह एक ही कांस्टेंट पुट करें a। इसकी वजह आगे चल के आपको पता चलेगी। तो न्यूमिनेटर में भी a पुट कर दें, डिनोमिनेटर में भी a पुट कर दें। अब इसका फायदा ये होगा, ये जो फंक्शन है इसका हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन मैथ में होता है, और ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आया तो आपको बताया जाएगा कि इसके बाद कि ये स्टेप भी दरमियान में आएगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू हाफ पाई बाई ए अंडर रूट। तो आप डिनोमिनेटर में ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है इसकी जगह ये लिख लें। ये जब आपने पुट किया, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया। अब आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया पाई बाई ए अंडर रूट। और ये पाई बाई ए को अगर आप सॉल्व कर लें, ये चूंकि डिनोमिनेटर में है तो इसकी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बाई पाई अंडर रूट इनटू दिस। अब आप ए की वैल्यू को दोबारा पुट कर दें, ए कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। नाउ अगेन पुट ए ओवर ए इज इक्वल टू पाई बाई 2kt। अब यहां पर टी को मैंने जानबूझकर ग्रीन में नहीं लिखा, क्योंकि टी एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कहीं कहीं मैं इसको इस तरह ऑरेंज कलर में भी लिखूंगा, जस्ट ये शो करने के लिए कि इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस ऑब्जर्व प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ज़्यादातर जगह पर हम इसे ग्रीन कलर में ही लिखेंगे और इसको कांस्टेंट ही शो करेंगे।
तो बच्चों यहां से आगे इस लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।